नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। बिहार बोर्ड की आप अच्छे से तैयारी करें साथियों, ऐसा मेरे को उम्मीद है साथियों। मैं बता दूं साथियों कि मेरा जो चैनल था वह आपका डेड चल रहा है। अभी डेड हो गया है, उस पर आपका व्यूज कम ही आ रहा है। ये आपका 2 3 4 5 मतलब आपके पास वीडियो को यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि मेरा चैनल अभी डेड हो रहा है। इसलिए साथियों उस पर क्या हो गया है कि उस पर वार्निंग स्ट्राइक आ गया है। वार्निंग स्ट्राइक आ गया है, जिसके कारण आउटडेट हो गया है चैनल। साथियों इसके लिए मैंने एक चैनल बनाया था बैकअप के लिए, जिसका नाम है एजुकेशन संचार। क्या नाम है? एजुकेशन संचार नाम है। संचार, एजुकेशन संचार नाम है। तो आप जाइएगा, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल का कोई भरोसा नहीं है कब इसे उड़ा डालेगा। ठीक है, तो इसका हम लोगों को भरोसा नहीं है इस चैनल का कब ख़त्म कर दे। ठीक है, तो इसलिए हमको दूसरा चैनल बनाना पड़ा, क्योंकि हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग हार मानने वाला नहीं, हम लोग हैं किसान के बेटे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो साथियों इस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बता दूं आपको कि इंजा आपको चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा मैथ जो मैं पढ़ाया हूँ ना, चैप्टर 8वां, उसी का मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, ठीक है। हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास में क्या सीखेंगे? इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो अध्याय नंबर 3 है। अध्याय नंबर 3 में हमारा जो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हम लोग इसी को बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? क्लियर। तो आपके साथ आप कॉपी, मेरे साथ आप लोग कॉपी और किताब दोनों लेके मेरे साथ आप भी पढ़ाई कीजिए। मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी साथ में लिखाऊंगा इस चैप्टर का। क्लियर? और आपको वहाँ पर अगर आप हाइलाइटर लिए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, या तो आप कॉपी लिए हैं तो कॉपी कलम से आप जब मैं कहूँगा तो वहाँ पर हाइलाइटिंग कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं बुक को। यह पेज नंबर है 43। ठीक है, 43 है, आप लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तात्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किमी में फैला उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र में आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है, तो दक्षिणी में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। प्राचीन काल से ही वियतनाम के तोकिन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था और दोनों प्रांत कई शताब्दियों तक चीन के करद राज्य थे। वस्तुतः जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता था तब इन प्रांतों को अपने कब्जे में ले लेता था एवं चीन की केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ते ही यह क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते थे। यद्यपि चीनी प्रभुत्व के बावजूद भी इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ भाषा लिपि का भी विकास किया था। बौद्ध धर्म के साथ साथ कन्फ्यूशियस के दर्शन का भी पूरा प्रभाव उन क्षेत्रों पर था। दूसरे तरफ
लाओस, कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। चौथी शताब्दी में कंबोज है, चौथी शताब्दी में कंबोज राज्य की स्थापना हुई थी, जहां का शासक भारतीय वंशीय था। ठीक है, कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना। 12वीं शताब्दी में राज सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर मस्जिद का निर्माण कराया था। अब यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछेगा, यहाँ पे आप हेडलाइटर लिए हैं तो उसे आप हेडलाइटर कर लीजिए। आपको यह पूछ सकता है कि चौथी शताब्दी में किस राज्य की स्थापना हुई थी, या आपको इस तरह से पूछ सकता है कंबोज राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी। तो आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग ऑब्जेक्टिव। कंबोज राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुआ था, किस शताब्दी में हुआ था। तो आप लोग आंसर लिखेंगे चौथी शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में हुआ था? चौथी शताब्दी। ठीक है, आपसे पूछेगा कंबोज राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुआ था, तो आप लोग लगाएंगे चौथी शताब्दी में। क्लियर। आपसे दूसरा पूछ सकता है, यहाँ से आपको दूसरा सवाल पूछ सकता है आपसे कि बताइए अंकोर मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया, किसने और किस शताब्दी में कराया। तो आप लिख सकते हैं अंकोर मंदिर। ठीक है, अंकोर मंदिर का निर्माण किसने और किस शताब्दी में कराया था। आपसे पूछेगा अंकोर मंदिर का निर्माण किसने और किस शताब्दी में कराया था, तो आप लिखेंगे आंसर इस तरह करके। जो कराए थे वह कौन कराए थे? राज सूर्यवर्मा द्वितीय ने। किसने कराए थे? राज सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ठीक है, द्वितीय ने कराया था। किस शताब्दी में कराया था? तो 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी। ठीक है, 12वीं शताब्दी में आप लोग लिख लेंगे। अंकोर मंदिर का निर्माण किसने और किस शताब्दी में कराया था? तो राज सूर्यवर्मा द्वितीय ने यहाँ पर ने निकलेंगे, द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में कराया था। ठीक है, आप लोग इसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। कराया था, परंतु 16वीं शताब्दी में कंबोज
का पतन हो गया। अब यहाँ से एक और सवाल पूछ सकता है कि बताइए कम्बुज, जो कम्बुज है इसका पतन किस शताब्दी में हुआ। तो आप लिखेंगे, अब इसे मिटा देता हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है नंबर 3 में कि जो कम्बुज है, कम्बुज, ठीक है, यहाँ पर रहेगा कम्बुज का पतन किस शताब्दी, किस शताब्दी में कम्बुज का पतन किस शताब्दी में हुआ था, में हुआ था। तो आप लिखेंगे 16वीं शताब्दी, किस शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, ठीक है, ठीक। 16वीं शताब्दी में कम्बुज का पतन हो गया था। क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर ना हुआ, क्लियर हो गया आपका। तो आपको मैं ऑब्जेक्टिव भी लिखाऊंगा, आपको साथ साथ में बुक भी पढ़ाऊंगा। क्लियर। तो आपका 16वीं शताब्दी में कम्बुज का पतन हो गया था और मध्यकाल में आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार इस क्षेत्र के कुछ देशों पर चीन एवं कुछ पर हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण ही यह हिंद चीन के नाम से जाना गया। व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व। अब हमारे देश भारत में कितने कंपनियां आए, किन कंपनियों का आगमन हुआ जो व्यापार के माध्यम के करना आई थी, व्यापार के विचार से आई थी हमारे भारत में और शासन करने लगी। उसके बारे में हम लोग जानेंगे कौन कौन कंपनियां आई थी। तो आपका जो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत से जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत से जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। तो आपसे यह सवाल पूछ सकता है कि वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए कब समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। तो आप क्या लिखेंगे, 1498। आपके लिए एक सवाल है, ठीक है। थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, उसके बाद आपको लिखाऊंगा। तो आपको लिए एक थोड़ा कहानी बता देता हूँ। आप लोग देखे होंगे मनी मिराज का एक कॉमेडी, देखे हैं तो आप लोग कमेंट में बता देंगे जब वीडियो समाप्त होगा तब, ठीक है। कमेंट में आप लोग देखे हैं तो बता देंगे कि कैसा वह कॉमेडी होता है जो सबके हंसा देता है, ठीक है। हाँ, तो वही कॉमेडी जो वास्को डिब्बा वाला वह कॉमेडी भी गजब है। किसने दिखाया कॉमेडी, हम तो देखे हैं भाई, क्योंकि हम बिहारी होकर अगर बिहारी के नहीं देखें तब। हाँ, हो गया। तो हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे आप लोग चौथा नंबर लिखेंगे कि वास्को डी गामा
वास्को वास्को डिगामा वास्को डिगामा वास्को डिगामा ने भारत से जाने के लिए कब समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला कब ढूंढ निकाला तो आप लोग आंसर लिखेंगे 1498 ईस्वी में। ठीक है। आप लोग लिख लेंगे। तो आपसे एक और सवाल पूछ सकता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। आपका ये भी सवाल पूछ सकता है। तो कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। इसका विचार क्या था? तो इसका विचार था व्यापार करने भारत में। ठीक है, व्यापार करना भारत में, इसके उद्देश्य से यह वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है। उस कॉमेडी में क्या कहते हैं मनी मेराज? बोलते हैं कि वास्को डिब्बा वाला भारत आए चाहे जाए हमसे क्या मतलब है। ठीक बा। हाँ, तो आप लोग कॉमेडी जरूर देखिएगा मस्त होता है। तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत से जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला, तब पुर्तगाली ही पहले व्यापारी थे जो भारत के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से जुड़े थे। तो बताइए कि आपका पहला व्यापारी कौन था जो भारत में आया था व्यापार करने के लिए? तो आपका पुर्तगाली। ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर पहला व्यापारी लिखेंगे 5वां नंबर, पहला व्यापारी कौन था? पहला व्यापारी कौन था? तो लिखेंगे पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली लोग। ठीक है। पहला पुर्तगाली थे, दूसरा आपके डच थे, तीसरा आपके इंग्लैंड थे, चौथा आपके फ्रांस थे। ये आपको जो दिया है ना डिब्बा वाला आपको दिया है कंपनियों का आगमन, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको महत्वपूर्ण दिया है। तो आपका पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? आपका पुर्तगाली थे। ठीक है, पहला व्यापारी जो भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से जुड़े थे और 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीनी देशों के साथ व्यापार शुरू किया था। उसके बाद स्पेन आए। पुर्तगाली के बाद कौन आए? स्पेन आए, फिर डच आए, फिर इंग्लैंड आए, फिर आपका फ्रांसीसी का आगमन हुआ। कौन कौन? यहाँ पर आप लोग इस तरह बना लेंगे, इस तरह आप लोग बना लेंगे। पहले कौन आए? पुर्तगाली आए,
पुर्तगाली के बाद कौन आए? पुर्तगाली के बाद आए स्पेन। स्पेन के बाद कौन आए? डच। डच के बाद कौन आए? इंग्लैंड। इंग्लैंड आए, जो आपको 200 वर्ष हमारे भारत देश पर क्या कहे? राज किए। ठीक है, इंग्लैंड आए। उसके बाद आपका कौन आए? फ्रांसीसी आए। फ्रांस लिख सकते हो, ठीक है। फ्रांस के लोग आए। पुर्तगाली, स्पेन, डच, इंग्लैंड, फ्रांस, ये 4 लोग भारत आए थे पहले व्यापारिक करने के लिए। ठीक है। आगमन हुआ। इन कंपनियों में फ्रांसीसी को छोड़कर किसी ने इन भूमि भागों पर अपना राजनीति प्रभुता कायम करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन फ्रांस शुरू से ही इसी दिशा में प्रयासरत रहा। क्या था? प्रयासरत रहा। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारिक पादरी हिंद चीन पहुंच गए। सन 1747 ईस्वी में सन 1747 ईस्वी के बाद से ही फ्रांस आराम से रुचि लेने लगा। 1787 ईस्वी में कोचिन चीन के शासक के साथ उसे संधि का मौका मिला, लेकिन अभी तक फ्रांसीसी अपनी ताकत का प्रभुता नहीं जमा पाए थे और 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचिन चीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। फिर भी 1862 ईस्वी में अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया। उसके अगले वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया और 1783 ईस्वी में टोकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। तो आपसे पूछेगा कि बताइए टोकिन में फ्रांसीसी सेना का आगमन कब हुआ था? आपसे पूछेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ऊपर वाला मिटका दूँ, नीचे वाला मिटका दूँ? ऊपर वाला मिटका देता हूँ। आपको बुक भी पढ़ाता हूँ साथियों, आपको ऑब्जेक्टिव भी लिखवा देता हूँ साथ में। ठीक है। आपसे पूछेगा कि बताइए टोकिन, ठीक है। टोकिन में फ्रांसीसी सेना का आगमन कब हुआ था? तो आपको 1783 में, हाँ 1783 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लें। क्लियर हुआ था। इसी तरह 20वीं शताब्दी में आराम तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस की अधीनता में आ गया। फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या है हम लोग जानेंगे। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभ उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे। चीन में उनकी व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता मुख्य रूप से इंग्लैंड से था। यह प्रतिद्वंद्विता जो कहते हैं प्रतिद्वंद्विता जो है, ठीक है, ये आपका होता है आपके पक्ष में, आप जो है आपके विपक्ष में,
जो आप लड़ रहे हैं, आपके जो आप लड़ रहे हैं, आपसे जो लड़ रहा है, तो ये आपका होता है प्रतिद्वंद। ठीक है। मतलब आपके जो विरुद्ध में लड़ता है वही आपका प्रतिद्वंद कहलाता है। ठीक है। इंग्लैंड से था, अतः सुराचात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीनी क्षेत्र उचित लगा, जहां खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत एवं चीन को कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे। दूसरे औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी। उद्यापती वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। तीसरे पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक घोषणा व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण करना शुरू किया। तोकिन के जीवन का आधार लाल घाटी थी, जबकि कंबोडिया का मेकांग नदी का मैदान क्षेत्र एवं कोचीन चीन का मेकांग का डेल्टा क्षेत्र था। चीन से सटे राज्य में खनिज संसाधन कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिलते थे। कहाँ? आपके चीन में। जो चीन के जितने आसपास के राज्य थे वहाँ पर आपके कोयला मिलता था, टीन मिलता था, जस्ता मिलता था, उसके बाद टंगस्टन मिलता था और क्रोमियम मिलता था। ठीक है। पहाड़ी इलाकों में रबर की खेती होती थी और मैदान क्षेत्र में धान की। सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने घोषणा के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों एवं जल की निकासी का समुचित प्रबंध किया और दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाने लगा। इन प्रयासों का ही फल था कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। निर्यातक मतलब उपजाऊ। वियतनाम जो था वह वियतनाम तथा विश्व का वर्ल्ड का क्या हो गया, वह तीसरा स्थान पर चल गया चावल उत्पादन करने में। समझो इतना उसने काम किया 1931 ईस्वी में। इतना वहाँ पर कृषि पर काम हुआ कि वियतनाम जो था 1931 ईस्वी में चावल का जो क्या करता था, उपजाऊ करता था, वह तीसरे स्थान पर आ गया करने वाला। ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश कब बना? तो 1931 में लिखेंगे आप। लिखेंगे आप। छठवां के बाद 7वां नंबर लिखेंगे। आपसे पूछेगा वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक कब बना था? निर्यातक देश, यहाँ पर निर्यातक देश निकला ना, यहाँ पर निर्यातक देश कब बना था? तो आपका 1931 ईस्वी में।
अब आपको ईस्वी न देकर आपको एडी भी दे सकता है। एडी का मतलब होता है आपका ईस्वी। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका क्लास में लंबा नहीं चलेगा। अभी 30 हो रहा है, बस आपका 20 मिनट और चलेगा, कोई दिक्कत करने की बात नहीं है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। तो ये आपका 1931 ईस्वी में वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। रबर बागानों, फार्मों, खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। जमींदारी अपने विकृत रूप में आ चुकी थी। हालांकि इसी दौरान पूरे उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक संरचनात्मक विकास तीव्र गति पर रहा था। एक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल सा बिछ गया। विशाल जेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल सा बिछ गया, परंतु किसानों एवं मजदूरों का जीवन स्तर गिरता जा रहा था, क्योंकि सारी व्यवस्था की शोषण मुल्क थी। ठीक है। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न था, अब तक परंपरागत स्थानीय भाषा अथवा चीन भाषा में शिक्षा पा रहे लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा शिक्षा दी जाने लगी। अब बताओ, जहाँ पर चीनी लोग आए, चीन लोग आए तो चीन लोग अपना भाषा बोलने लगे। अब चीन लोग भाषा अपना बोलते थे, उसके बाद आए फारसीसी आए तो क्या करने लगे। अब कहें कि भाई तू अब हमारा भाषा सुन, अब तू अपनी चीन मिन चाव माव कर बंद कर, अब हमार भाषा तू सुन, याद कर, पढ़, ताकि हमारे भाषा में तू बात करिए। ठीक बा। कहाँ गया जी? शिक्षा दी जाने लगी, परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों को शिक्षा के प्रसार सकारात्मक प्रभाव का डर था। अतः आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया जाने लगा। जैसे आज की है, जैसे उस समय शिक्षा से दूर रखा जाता था, आज भी वही चल रहा है। आज भी हमारे देश में वही चल रहा है साथियों। अब बताओ कि 18% शिक्षा पर जीएसटी लगाने की क्या ज़रूरत? अरे लगाना है तो उस प्राइवेट पर लगाओ। प्राइवेट जो जितने संस्था हैं उस पर लगाओ, प्राइवेट कोचिंग है उस पर लगाओ 18% का, उस पर 50% जीएसटी लगाओ। अब बताओ, यह नेटवर्क है, अभी नेटवर्क है किसका है? जियो का है। यह जियो का है, यह मनमानी करता है, जब तक रहेगा यह मनमानी करता रहेगा। इस पर अगर भारत सरकार चाहे तो 18% करें, 80% के जीएसटी लगाए। हम तो कहें 80% को जीएसटी जिस दिन लगा दिया इस जियो पर 80% पर जीएसटी लगा दिया, तो समझो कि हमारा बीएसएनएल जो सरकारी है, नेटवर्क बीएसएनएल हमारा सरकारी है, वह उस पर हमारा काम हो सकता है। 18% जो जीएसटी, अरे 80% जो जीएसटी जियो से मिलेगा, वह पैसा अगर बीएसएनएल पर काम होगा तो समझो कि हमारा बीएसएनएल जियो से मजबूत बनेगा। तो हमारे गधे लोग सरकार के कहाँ से बन जाते हैं। अब जाने दो, हम लोग राजनीति में नहीं जना तो कहाँ चला हम थे। आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया जाने लगा। इसके लिए स्कूल को अंतिम साल की परीक्षा में प्रायः अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। समझो,
कि वो उत्तीर्ण हो जाएगा तो समझो कि अगले क्लास में जाएगा, अगले क्लास में तो और शिक्षा लेगा, इसलिए क्या कर देता यहाँ पर फेल कर दिया। स्थानीय जनता एवं कॉलोनों की सामाजिक स्थिति में आसमान जमीन का अंतर था और 1920 के दशक तक आते जाते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियों बनाने लगे थे। हनोई विश्वविद्यालय का बंद किया जाना फ्रांसीसी घोषणा शोषण की पराकाष्ठा थी। ठीक है, आपसे पूछेगा कि बताइए हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है। यहाँ पर हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है। हमें इसे मिटा देता हूँ। 7 हो गया। अच्छा हमारा 8 लिखेंगे, 8वां हम लिखेंगे लिखेंगे 8वां हम लोगों का प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो आपका कोलोन कहा जाता था। ठीक है, आप लोग इससे नोट कर लें, क्या कहा जाता था? कोलोन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे हम लोग चलते हैं। आपका एक पेज और है, आपका 2 मिनट में ख़त्म हो जाए। करा कि आप पढ़ेंगे हम लोग हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ हिंद चीन में, हम लोग वो पढ़ेंगे। करा कि हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विरोध का सामना तो प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ रहा था, परंतु 20वीं शताब्दी से शुरू में यह और मुखर होने लगा। अब छोटे छोटे मामले में भी लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे। उसी परिप्रेक्ष्य में 1903 ईस्वी में फान बोईचाओ ने दोई तान होई नामक एक क्रांति संगठन की स्थापना की, जिसका नेता कुंगांग दे थे। ठीक है, ऐसा नाम दे चाऊ माऊ दिया धरा है ना। सबसे कठिन होता है बुक पढ़ाना। एनसीईआरटी में इतना डिफिकल्ट वर्ड दिया होता ना कि नहीं पढ़ पाते। अगर कुछ जो अच्छे होते हैं ना वो भी आपको देखेंगे तो, अगर मैं कह दूं कि जो अच्छा पढ़ाने में होगा वो भी उसी से का वर्ड आपका मिस्टेक हो भी सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसा है जो इसमें डिफिकल्ट का दिया है, शब्द दिया होता है। तो लिखेंगे फान बोईचाओ ने फान बोईचाओ, इसका मतलब आप जानते हो? हमें नहीं पता। फान बोईचाओ ने दुई तान होई फान बोईचाओ ने दुई तान होई नामक
नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब हुआ था तो आपका 1903 ईस्वी में। इसका नेता कौन था? इस जो आपका यह संगठन है, इस संगठन का नेता कौन था? इस संगठन का नेता कौन था? इस संगठन का नेता आपका कुंगांग था। कौन था? कुंगांग दे था। ठीक है। अब आपसे एक और पूछेगा, कुंगांग थे। फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी। तो आपसे पूछेगा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो आपको पता है, फान बोई चाउ ने। फान बोई चाउ ने लिखे। ठीक है। आप 10वां लिख लेंगे। अब हम लोग चलते हैं। अब 1903 ईस्वी में जापान द्वारा रूस को हराया जाना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। साथ ही रूसों एवं मार्केट अस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारों भी इन्हें उद्वेलित कर रहे थे। इसी समय एक दूसरे राष्ट्रवादी नेता फान चू तिरिन हुए, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के राजकीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र इसी तरह के विचारों के समर्थक थे। सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने इन्हें और बढ़ावा दिया। इन्हीं छात्रों ने वियतनाम कुआन फूक होई, ठीक है, की स्थापना की। जो आपका वियतनाम कहते वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन था। ठीक है। यह हालांकि हिंद चीन में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास कोचिन चीन अनाम तोकेन जैसे शहरों तक ही सीमित था, परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इन्हीं प्रदेशों के हजारों लोग को सेना में भर्ती किया गया। हजारों मजदूरों को बेगार के लिए फ्रांस ले जाया गया। यहाँ के सैनिकों को युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा जाता था, अतः मर जाने वाले में इनकी संख्या ज़्यादा होती थी। इन सब बातों की प्रतिक्रिया हिंद चीनी लोगों पर हुई और 1914 ईस्वी में ही देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी
दल नामक संगठन बनाया। तो आपसे पूछेगा कि देशभक्ति ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल संगठन कब बनाया। आपसे यह सवाल पूछेगा तो आप लोग इससे लिखेंगे। तो आपका 1914 में। 10 हो गया। यहाँ से हम लोग आगे 1914 में 11%। 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने ठीक है, देशभक्तों ने वियतनामी ना, हाँ वियतनाम राष्ट्रीय वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया। बनाया कब बनाया था तो आप पता होंगे 1914 ईस्वी। 1914 ईस्वी। अच्छा बताओ, इसमें तो सारा आंसर लिख दिया जी हैं। 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रीय दल नामक संगठन बनाया। आपसे यह बंद करके, मान लो कि इसे बंद कर देता हूँ। इससे आपसे पूछेगा देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल का नाम संगठन का कब बनाया, तो आप कब बताएंगे 1914। आपसे सन को छुपा सकता है तो आपसे पूछ सकता है सन को, ठीक है। बनाया। अब जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ, लेकिन संस्कृति फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल डाला। दूसरी तरफ जनता ही हालत निरंतर दयनीय होती जा रही थी। चीन का हिंद चीन के कृषि उत्पादक व्यापार एवं मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण था, फिर भी यह मुख्य राजनीति से अलग रहते थे। इसी कारण जनता ने इन्हें क्रुद्ध होकर 1919 ईस्वी में चीनी बहिष्कार आंदोलन किया। आपसे पूछेगा कि चीनी बहिष्कार आंदोलन कब हुआ। बारह नंबर, चीनी बहिष्कार आंदोलन कब हुआ तो आपका 1919 में, 1919 ईस्वी में, ठीक है। कह रहा कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रभुता की स्थापना के साथ ही शासन व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। हालांकि कोचीन चीन की सीधे फ्रांसीसी प्रशासन में था, जबकि अन्य 4 प्रांतों तोकिन, अनामी, कंबोडिया और लाओस में पुरातन राजवंश की कायम रहे, जिसके लिए रेजिजेंटों की नियुक्ति होती थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रशासन के कुछ उदार नीतियों अपनाई गई। कोचीन चीन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया। उसके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। साथ ही सैन्य प्रशासन में स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाना शुरू हुआ। कुछ हद तक राज घरानों में भी
अपने प्रशासन में सुधार का प्रयास किया, परंतु इन नाम मात्र के सुधारों से जनता संतुष्ट नहीं हो सकी। इन्हीं परिस्थितियों में 1917 ईस्वी में न्युगन आई क्योक हो चिन मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही समाजवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो चिन मिन शिक्षा प्राप्त करने मास्को गया और समाजवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। तो आपसे पूछिएगा वियतनामी क्रांतिकारी का गठन कब हुआ? आपसे पूछिएगा 13वां नंबर सवाल, वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब हुआ, कब किया गया? तो आपका 1925 में, 1925 ईस्वी में। ठीक है। साथ ही कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर ली। अंततः 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांगन सान देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। आपसे पूछेगा 14वां क्वेश्चन, आपसे पूछेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 1930 में। कब? 1930 ईस्वी में। ठीक है। 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान किया। चावल, रबर आदि के दाम गिर गए थे। हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी। इस स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार का दमन चक्र काफ़ी तीव्र एवं क्रूर होता जा रहा था। विरोधी जनता पर निर्ममता से गोलियां बरसाई जाती थी। इससे भी आगे बढ़कर हवाई जहाज़ से बमबारी भी किया जाती थी। इस दमन चक्र में हजारों लोग मारे गए। आंदोलन दब सा गया, परंतु यह सोए हुए ज्वालामुखी के समान ही था, जो अंदर ही अंदर खौलता जा रहा और भूमिगत आंदोलन भी शुरुआत हो गई। ठीक है। तो हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध को वियतनामी स्वतंत्रता हम लोग कल पढ़ेंगे। 49 पेज नंबर 49 को हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। हम लोग इतना हम लोग पढ़ चुके। 3 पेज हमारा टारगेट होता है एक वीडियो में, 3 पेज ख़त्म। आपको यह 14 ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है, उसके बाद आपको इस दूसरे क्लास में आना है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।